डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ। अध्याय 6 स्वीकृति। अगले दिन का उजाला हुआ, लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी को रोशन कर दिया। टियन लॉन कल बहुत थका हुआ था, इसलिए वह उस कमरे में सो गया जो उसे सौंपा गया था, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सो गया है, वह कुछ घंटों तक उसके साथ रही। उसके चेहरे को देखने से पहले वह आखिरकार उसे छोड़कर चली गई। जागने के बाद टियन लॉन्ग अनुमान लगा सकता था कि वह कहाँ गई थी, और इस बात पर खुश हो रहा था क्योंकि उसने कल से ही उन्हें अंदर से भेजना शुरू कर दिया था। किसी भी मामले में उनके वस्त्र उन्हें सुशोभित करते हैं, और सिंहासन हॉल में सिंहासन के साथ उसे यह जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वे राजा और शायद रानी, या अधिक समकक्ष सम्राट और महारानी हो सकते हैं। दरवाज़ा अचानक खुला और उसने देखा कि शाही नौकरानी के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला कमरे में प्रवेश करती है। उसने एक सेकंड के लिए एक सम्मानजनक मुद्रा के साथ झुककर उसके पास चली गई। माफ़ कीजिए महाराज, जैसे कि चेतावनी देते हुए उसने देर से उसका हाथ पकड़ा और उसे स्नानघर ले गई, उसके कपड़े उतारे और उसे साफ किया। टियान लॉन पूरे समय अकड़ रहा था। उसने अधेड़ उम्र की महिला नौकरानी की तरफ बहुत देर तक नहीं देखा क्योंकि उसके शरीर के वक्र गीले थे और उसके कपड़ों के ऊपर से दिखाई दे रहे थे। उसने उसके चेहरे को देखा और पाया कि वह अपने आप में सुंदर थी। ऐसी कोई नौकरानी होती है। टियान लॉन्ग ने कल्पना की कि जिस तरह से वह इस जगह की अन्य महिलाओं की तरह ही कपड़े पहनती थी, सिवाय इसके कि वह कुछ अलग थी, शायद भव्य। साफ सफाई और कपड़े पहनने के बाद वह सामान्य स्नान के अनुभव से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहा था। संक्षेप में, उसकी इंद्रियां कुछ हद तक सामान्य हो गईं और उसके दिमाग से उलझन की भावना पूरी तरह से निकल गई। क्या बाथटब में कुछ तरोताज़ा करने वाली चीज़ भरी हुई थी? मुझे याद है कि उसमें अजीब सी गंध आ रही थी, टियान लॉन्ग ने कल्पना की। अधेड़ उम्र की शाही नौकरानी ने उसका हाथ पकड़ा और स्टडी रूम की ओर चल पड़ी। स्टडी रूम में क्लेयर खड़ी हो गई और अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ मामलों की वजह से वह अपने बेटे को खुद नहला नहीं पाई थी, इसलिए उसने नहाया और यहाँ आने से पहले फ्रेश हो गई। तारांकन क्रैक। दरवाज़ा खुला और नौकरानी ने टियान लॉन को जाने दिया। अंदर से उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने अपनी माँ के रूप में पहचाना। उसने उसे देखकर सचमुच मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दी। डेविस लोरेट, माँ के पास आओ। टियान लॉन्ग उसे इस तरह से प्यारा अभिनय करते देख आश्चर्यचकित था। ये व्यक्ति रानी या महारानी है न? उसने जल्दी से अपनी घबराहट छिपाई और 3 साल के बच्चे की तरह अपना रूप बनाए रखा। वह उसके निमंत्रण का जवाब न देते हुए उत्सुकता से उसे देखता रहा। क्लेयर ने फिर एक और इशारे से वही दोहराया जो उसने कहा था। टियान लॉन्ग फिर सावधानी से और धीरे धीरे आगे बढ़ा जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है। वह अभिनय नहीं कर रहा था, लेकिन उसके शरीर को हिलाना वास्तव में कठिन था, जो जन्म से ही नहीं हिल रहा था। उसे यह नहीं पता था, लेकिन उसने इसे अपनी आत्मा के इस बच्चे के शरीर के साथ तालमेल बिठाने के रूप में समझा। क्लेयर चौड़ी बाहों के साथ गले लगाने के लिए तैयार थी। टियान लॉन्ग उसके पास गया और फिर से उस गर्म एहसास से घिर गया। उसने उसे कसकर गले लगाया और कामना की कि वह फिर कभी उसकी नज़रों से ओझल न हो। तारांकन क्रैक। दरवाज़ा बंद हो गया और शाही नौकरानी अध्ययन कक्ष से चली गई। 1 मिनट बीत गया, फिर भी वे वैसे ही रहे। टियन लॉन्ग को कुछ अलग महसूस हुआ, फिर भी बिल्कुल भी विवश नहीं। उसके भीतर रोने की इच्छा उमड़ पड़ी, जिससे उसे पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस बच्चे का विकसित होता शरीर किसी तरह उसे प्रभावित कर रहा है। उसकी भावनाएं। शायद मैं इस बच्चे की आत्मा के साथ घुल मिल गया हूँ। नहीं। टियन लॉन्ग ने घुटन महसूस की क्योंकि उसके मन में एक अजीब विचार आया। डेविस, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी और अब से लगभग हर चीज़ में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। चलो बुनियादी बातों से शुरू करते हैं, ठीक है? क्लेयर ने अपने होंठ थोड़े चौड़े किए और एक परी की तरह मुस्कुराए। टियन लॉन्ग ने पलकें झपकाईं क्योंकि उसे अचानक लगा कि उसकी मुस्कान दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान है, इतनी उज्ज्वल और शांत। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। फिर जैसे कि दुनिया की परवाह किए बिना उसने उसे दुनिया की भाषा सिखाना शुरू कर दिया। अब 1 सप्ताह बीत चुका था और टियान लॉन्ग पहले से ही दौड़ने और खेलने में सक्षम था। इस जगह में बहुत सारे व्यंजन थे और उसने जो भी खिलाया वह सब खा लिया, और प्रत्येक निवाले के साथ उसे तरोताजा महसूस हुआ। भोजन की गुणवत्ता ही उसे अब एक भूखे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चे की तरह दिखने के लिए पर्याप्त थी। उसे थोड़ा सा मांस भी खिलाया गया जो उसे पृथ्वी पर लगभग हर व्यंजन से अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लगा। इसके अलावा इस दुनिया की भाषा में उसकी प्रगति सुचारू थी। वह अब सरल बातचीत समझ सकता था। शाही नौकरानियां उसे दिन में 3 बार भोजन पहुंचाती थीं और अध्ययन कक्ष में एक बिस्तर लगाया गया था। वास्तव में उसने ही अपनी मां से ऐसा करने का अनुरोध किया था। ज्ञान इस दुनिया में उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी मामले में अपने वर्तमान विकासशील शरीर के साथ इस शाही महल में उसने जो अन्य देखे उनकी तरह मजबूत बनना असंभव था, इसलिए ज्ञान को अवशोषित करना उसकी प्राथमिकता बन गई।
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ट्रांसमाइग्रेशन और पोजीशन शब्द से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था, वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तियान लॉन्ग ने महसूस किया कि वह सामान्य रूप से तेजी से ज्ञान को अवशोषित कर रहा था, अतीत की तुलना में इसे स्पष्ट रूप से याद रखने में सक्षम था, लेकिन उसने इसे अपनी आत्मा के शक्तिशाली होने के रूप में देखा। इस बार उसका अनुमान सही था, हालांकि उसे इसका एहसास नहीं था। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन ने उसकी आत्मा को मजबूत किया। वास्तव में यह इसका प्राथमिक प्रभाव था, लेकिन पृथ्वी के लोगों को आत्मा को मजबूत करने का तरीका नहीं मिला। तियान लॉन्ग को अपनी यह नई माँ काफ़ी पसंद आने लगी। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी और जब भी वह अपना काम पूरा करता था तो उसके साथ खेलती थी। उसे उसके साथ खेलना अच्छा लगता था और शायद यह उसके छोटे शरीर की वजह से था, लेकिन जब वह उसके साथ होता था तो उसे एक बच्चे जैसा महसूस होता था। उसे ये भी पता था कि उसकी भावनाओं में काफ़ी बदलाव आया था और उसके विचार भी प्रभावित हो रहे थे। इस कारण उसने अपनी आत्मा में कुछ भी गलत खोजने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अपनी आत्मा में विसंगति, काली किताब के अलावा कोई भी असामान्यता नहीं खोज पाया। डेविस, ये काम पूरा करो और फिर हम एक खेल खेल सकते हैं जो मैंने तैयार किया है। हाँ माँ, डेविस ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, एक बच्चे की तरह व्यवहार करना जारी रखा। न केवल वह कभी कभी उसके साथ खेलती थी, बल्कि वह उस पर अद्भुत मातृ प्रेम भी बरसाती थी। उसे नहीं पता था कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह बता सकता था कि वह वर्तमान में उसके लिए अपना सब कुछ दे रही थी। उसकी दयालुता का बदला चुकाने और एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए उसने इन असाइनमेंट में कोई ढिलाई नहीं बरती। ये हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रहा है। मेरा बेटा जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ उसे जल्दी से सीख लेता है। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्लेयर गर्व से मुस्कुराई क्योंकि उसे लगा कि वह तियान लॉन्ग की प्रतिभा को लगभग मापने में सक्षम थी। एक और सप्ताह बीत गया, लेकिन तियान लॉन्ग को ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे किसी तरह अपनी माँ से लगाव होने लगा था। वह अब धाराप्रवाह बात करने, पढ़ने और लिखने में सक्षम था। उसकी भाषा का ज्ञान उसकी कड़ी मेहनत के साथ तेजी से बढ़ता गया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में मृतक डेविस की मां के साथ इतने करीब होने के कारण उसे दोषी भावनाएं होने लगीं। कभी कभी उसे ऐसा भी महसूस होता था कि उसका आंतरिक स्व उससे फुसफुसा रहा है, तुमने उसके बेटे को मार डाला, तुम उसके साथ क्यों हंस रहे हो? क्या यह मजेदार है, उस बच्चे की मां के साथ खेलना जिसे तुमने मारा? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी मां है? नहीं, तुम तो बस उसके बेटे के शरीर पर कब्जा कर रहे हो। बंद करो, डेविस। क्लेयर के चेहरे पर चिंता का भाव था। तियान लॉन्ग ने झट से कहा और याद किया कि क्या हुआ था। उसकी मां ने मजाक में कहा था कि अगर वह वहां मर जाता तो उसे कैसा लगता। क्या तुम ठीक हो? क्लेयर ने चिंतित होकर पूछा। तियान लॉन्ग ने उसकी नज़रें चुराईं और जवाब दिया, हाँ, कुछ नहीं है। क्लेयर ने एक बार पलक झपकाई क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा कुछ अलग हो गया है। एक और सप्ताह बीत गया। तियान लॉन्ग ने धीरे धीरे क्लेयर से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। वह कभी कभी अपना काम पूरा करने के बाद नहीं खेलता था। वह सिर्फ उसका काम पूरा करता और भाषा का अपना ज्ञान बढ़ाता। क्लेयर को इस बात की चिंता होने लगी कि उसका बेटा अब उतना संवेदनशील नहीं रहा। क्या हुआ? उसने मुझसे दूरी क्यों बनानी शुरू कर दी? क्या मैंने कुछ गलत किया? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने उसके मरने के बारे में मजाक किया, है न? क्लेयर को लगा कि उसने कुछ गलत किया है। बाद में उसे लगा कि समय बीतने के साथ साथ वह फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएगा। चौथा हफ्ता। बहुत सी घटनाएं घटी, फिर भी तियान लॉन्ग भूल गया कि अपने चेहरे पर सामान्य भाव के साथ अपनी मां का सामना कैसे करना है। वह तरकीन हो गया और क्लेयर को अत्यधिक चिंतित देखकर उसने खुद को दोषी ठहराना भी शुरू कर दिया। एक तरफ उसे लगा कि उसने अपने बच्चे के साथ जो गलत किया है उसके लिए वह इस तरह की दयालु, दिल को छूने वाली मां के लायक नहीं है, और दूसरी तरफ उसे लगा कि उसे अपनी मां को खुश करना चाहिए। इन परस्पर विरोधी भावनाओं ने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया। इससे वह इस बात को लेकर भी उलझन में पड़ गया कि भविष्य में उसका सामना कैसे करना है। ये सभी भावनाएं उसके लिए नई थीं क्योंकि अतीत में उसके पास न तो पिता था और न ही माँ, क्योंकि वह अनाथ था। अध्ययन कक्ष में डेविस, तियान लॉन्ग के कानों में एक लालसा भरी आवाज़ गूंजी, माँ। तियान लॉन्ग ने क्लेयर की ओर एक सेकंड के लिए देखा और फिर उसकी नज़रों से बार बार बचता रहा। उसकी शुद्ध और स्पष्ट बैंगनी आंखों को देखकर ही वह बोझिल महसूस करने लगा। उसने यहाँ से भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब भी वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकलता तो वह हर रास्ते और गलियारे में इंपीरियल गार्ड को बहुत कड़ी सुरक्षा में देखता। मेरी तरफ देखो, डेविस। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक परेशान भाव के साथ विनती की। तियान लॉन्ग धीरे से उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या माँ ने कुछ गलत किया है? तुम अब माँ से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्लेयर ने अपने होंठ काटे और उसकी आंखें नम हो गईं। तियान लॉन्ग चुप रहा। क्या ये जगह अच्छी नहीं है?
क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारी मौत के बारे में मजाक किया? तियान लॉन को अचानक असहनीय महसूस हुआ जब उसने उसकी आवाज़ सुनी। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने जो कहा उसे सुनकर उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। क्लेयर को अभी भी नहीं पता था कि उसका बेटा उससे क्यों दूर भाग रहा था। इससे उसे उस समय से कहीं ज्यादा दर्द हुआ था जब वह गायब हो गया था। उसे अपने सामने देखना, फिर भी ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वह मौजूद ही न हो, उसे बेचैन और परेशान कर रहा था। तियान लॉन्ग अपराधबोध से ग्रस्त बच्चे की तरह चुप रहा। उसे अपराधबोध कैसे महसूस नहीं हो सकता था? भले ही यह प्रत्यक्ष न हो लेकिन अप्रत्यक्ष हो, फिर भी उसने उसके बेटे को मार डाला, और यह ऐसी चीज थी जिसके लिए वह बहाना नहीं बना सकता था या उसे अनदेखा भी नहीं कर सकता था। उसने कसम खाई कि वह भी अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन उसे इस परिदृश्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे को देखते हुए क्लेयर ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें खोने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। इस दुनिया में मेरी कोई इच्छा नहीं थी सिवाय इसके कि तुम सुरक्षित वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना हर दिन मेरे लिए यातना थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तुम वापस आ गए। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आया, मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ खेला, और ऐसा क्यों? क्लेयर ने रोते हुए कहा, तुम अब माँ से बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर तियान लॉन्ग अपराधबोध से अभिभूत हो गया, जिससे उसकी पुतलियां कांप उठीं। क्लेयर ने अचानक अपने बेटे को जबरन गले लगा लिया। तियान लॉन्ग ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी कमजोर ताकत उसे हिलने के काबिल भी नहीं बना रही थी। डेविस, मत जाओ, कृपया माँ से बात करो। मुझे मेरा डेविस वापस चाहिए। कृपया मेरा डेविस वापस दे दो। क्लेयर रो पड़ी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे, जबकि उसकी बाहें उसे अपनी सारी भावनाओं के साथ गले लगा रही थीं। मैं अब और नहीं सह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे तियान लॉन्ग को इन सभी संवेदनाओं से आघात पहुंचा था। माँ, उसने अपने दिल का दर्द महसूस किया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भाड़ में जाओ, मैं अब इससे नहीं भागूंगा। उसने तुरंत उसे अपनी नाजुक बाहों से गले लगाया और कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारा डेविस यहाँ है, माँ। तुम्हारा डेविस कहीं नहीं गया। मैं अभी भी यहाँ हूँ। उस पल तियान लॉन्ग ने अपनी पूरी नई पहचान डेविस लोरेट को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। अचानक शानदार रोशनी चमक उठी और डेविस के ग्लैबेला के चारों ओर घूमने लगी, जबकि उसकी आत्मा ने खुद को गोलाकार रूप में ढालना शुरू कर दिया। क्लेयर ने इसे देखा और उसकी आंखें चौंक गईं। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी क्योंकि उसने उसके चेहरे को देखा जो भ्रम से भरा हुआ था। डेविस, तुमने नेसेंट सोल स्टेज हासिल कर लिया है। उसने अचंभित होकर बड़बड़ाया। अध्याय 7, एक आश्चर्य। कुछ मिनट रुकने के बाद डेविस ने अपनी आंखें खोलीं। वह समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से आंतरिक रूप से परिवर्तन को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अचानक बढ़ने लगी और एक आकार प्राप्त कर लिया। वह ये भी बता सकता था कि वह अपनी पिछली यादों को उतनी ही स्पष्टता से याद कर सकता है जैसे कि वह वर्तमान में उन्हें अनुभव कर रहा हो। इससे वह काफी हैरान हो गया। क्लेयर ने डेविस के आंसू पोंछे और गर्व से मुस्कुराए। तुमने माँ को गौरवान्वित किया है, डेविस। रुको, मैं रोई। डेविस समझ नहीं पाया कि अभी उसकी आत्मा में वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उसने पूछने का फैसला किया क्योंकि वह जानने के लिए बाध्य महसूस कर रहा था। माँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ? डेविस, तुम अभी नवजात आत्मा चरण में आगे बढ़े हो, क्लेयर ने खुशी से कहा। उसके स्वर में अविश्वास की भारी मात्रा थी, लेकिन साथ ही वह बेहद संतुष्ट लग रही थी। नवजात आत्मा चरण, वह क्या है? डेविस को इसके बारे में कुछ जानकारी थी क्योंकि उसने पढ़ाई के दौरान इसके बारे में सुना था, लेकिन फिर भी उसने पूछने का फैसला किया। क्लेयर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, इसके लिए तुम्हें साधना प्रणाली के बारे में जानना होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाती हूँ। डेविस इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित हो गया। उसने उस वाइवन और अन्य जादुई जानवरों जैसे जादुई जानवरों और यहाँ तक कि इंपीरियल कैसल के बाहर उड़ते हुए लोगों को भी देखा था। अगर वह कहता कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये झूठ होगा। 3 प्रकार की साधना प्रणालियां हैं, क्लेयर ने समझाना शुरू किया। पहली, सार इकट्ठा करने की साधना। दूसरी, शरीर को तपा देने की साधना। और तीसरी, आत्मा को गढ़ने की साधना। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर इशारा किया। तुमने अभी जो हासिल किया है वह आत्मा निर्माण साधना का पहला चरण है, नवजात आत्मा चरण। तुमने जो किया है वह काफी अविश्वसनीय उपलब्धि है, डेविस। आमतौर पर केवल वे लोग जो सार संग्रह साधना प्रणाली के तीसरे चरण, रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वे अपनी आत्मा निर्माण साधना में आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि मनुष्य की आत्मा काफी कमजोर होती है। तुम इसे महसूस नहीं कर सकते जब तक कि तुम रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। डेविस को उसकी बातों से अपनी उम्र में इस उपलब्धि को हासिल करने में कठिनाई महसूस हुई, लेकिन अपनी वास्तविक उम्र या शायद अपनी आत्मा की उम्र को देखते हुए उसे लगा कि यह उसके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। लेकिन अगर वह 100 साल का नश्वर भी होता तो भी वह नश्वर अपनी आत्मा को महसूस नहीं कर पाता।
डेविस इस तथ्य का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह इस पर विचार करने में विफल रहा था। वास्तव में डेविस केवल दो स्थितियों के कारण नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में सक्षम था, ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन के मजबूत प्रभाव के कारण उसकी शक्तिशाली आत्मा और ये तथ्य कि वह अपने हृदय दानव पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहा था, जिसके बारे में उसे वर्तमान में कोई जानकारी नहीं थी। डेविस को यह समझने में एक पल लगा कि उसने क्या कहा। डेविस, क्लेयर ने अपने बेटे को गंभीर भाव से पुकारा। महम, वह अपनी समाधि से जागा। क्या तुमने अपने पिछले जीवन की यादें जगाईं? तारांकन बूम। डेविस एक बिल्ली की तरह लग रहा था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। उसने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया क्योंकि यह उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, या उसे यह कहना चाहिए कि वह इस नए ज्ञान को लेते समय विचार करने में विफल रहा और अपनी सुरक्षा कम कर दी। क्लेयर ने तुरंत उसे फिर से गले लगा लिया, उसे जाने नहीं दिया। ठीक है डेविस, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब भी मेरे बेटे हो। इससे कुछ नहीं बदलता, उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। डेविस रोने लगा और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह उसे स्थिति को गलत समझने की अनुमति दे सकता था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि संदेह पहले से ही उस पर था और वह फिसल गया था। डेविस को रोता देख क्लेयर मुस्कुराए, उसे तसल्ली हुई कि यह अभी भी उसका बेटा था और प्राचीन काल का कोई पुराना दानव नहीं था। उसकी भावनाएं कितनी शुद्ध थीं, उसे लगा कि इसे नकली नहीं बनाया जा सकता, कम से कम आसानी से नकली नहीं बनाया जा सकता। वे कुछ समय तक ऐसे ही रहे। शायद दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे थे। माँ बेटे के बंधन के कुछ क्षणों के बाद डेविस ने पूरे दिल से उसका बेटा बनने का फैसला किया, शरीर और आत्मा दोनों से, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा को धोखा देना उसके लिए ठीक नहीं था। कम से कम उसे लगा कि वह मृत डेविस के लिए इतना तो कर ही सकता था। डेविस, चलो तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाते हैं और उन्हें अपनी बात समझाते हैं, ठीक है? क्लेयर ने खुद को डेविस की स्थिति में शामिल कर लिया, लेकिन अगर वह अपनी आखिरी सांस तक इस तथ्य को छिपाना चाहता था तो वह उसकी निजता का सम्मान करना चाहती थी। माँ, क्या ये ठीक है? क्या पिताजी नाराज नहीं होंगे? डेविस को अपनी शंकाएं थीं। अगर इस तथ्य के बारे में ज्यादा लोगों को पता होता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। डेविस के पिता लोगन उसके साथ खेलने के लिए कई बार उसके पास आए थे, हालांकि वे ज्यादा सख्त थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा मुश्किलों का सामना करते हुए भी दृढ़ निश्चयी रहे। डेविस को लगा कि उसके पिता के कंधों पर बहुत बोझ था, इसलिए वे उस स्तर तक बंधन में नहीं आ पाए जिस स्तर तक वह और क्लेयर पहुंचे थे। तुम्हारे पिता तभी नाराज होंगे जब तुम उन्हें नहीं बताओगे। अगर तुम ये बात कह दोगे तो वे तुम पर कुछ हद तक विश्वास करना और भरोसा करना शुरू कर देंगे। सच में, वे एक सहज व्यक्ति हैं और बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं। अगर तुम उन्हें नहीं बताओगी तो वे तुम पर पूरी तरह से अविश्वास कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी अपनी साधना को छिपाने का कोई तरीका नहीं है। क्लेयर ने अपने मन में सबसे अच्छे इरादों के साथ समझाया। उसे ये भी विश्वास था कि लोगन उसकी बातों पर भरोसा करेगा और डेविस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं माँ की बात मानूंगा। डेविस ने अपने चेहरे पर एक मनमोहक भाव के साथ उदास होकर कहा। उसे विश्वास था कि अगर हालात खराब भी हो जाएं, तो भी शायद उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। जिस तरह से उसने इसे देखा, हालांकि सम्राट सबसे बड़ी हैसियत वाला व्यक्ति लग रहा था, उसने फिगरहेड महारानी अपनी माँ को अपने बराबर माना और उसके लिए पागल भी था। बहुत बढ़िया। क्लेयर ने उसके चेहरे पर चुटकी ली, जैसे कि वह उस प्यारे भाव को देखकर तृप्त नहीं हो पा रही थी। क्लेयर ने फिर मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल के जरिए अपने पति से संपर्क किया और उसे बताया कि वह उसे तुरंत देखना चाहती है। माँ, वह क्या है? यह एक ट्रांसमिशन क्रिस्टल है। इसका उपयोग दूसरे आधे हिस्से के मालिक से संपर्क करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, मैं बाद में आपको उनके बारे में बताऊंगा। उसकी व्याख्या सुनकर डेविस ने अपना सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद लोगन ने अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खोला और उसे बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था, हालांकि उसका भाव अचानक से खुशमिजाज हो गया। हा, क्या बात है मेरे प्यारे, इतनी महत्वपूर्ण बात क्या है कि तुमने मुझे अकेले यहाँ जल्दी आने को कहा? तब लोगन ने अपने बेटे की अजीबोगरीब निगाहों को देखा और चौंक कर कहा, नवजात आत्मा मंच। उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डेविस और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। लोगन ने तुरंत कमरे में गंभीर माहौल को नोटिस किया। लोगन, डेविस और मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ बताया। आप और डेविस, तो मुझे सुनाओ। इसके बाद लोगन ने अपनी आत्मा शक्ति से बना एक अवरोध स्थापित किया, ये जानते हुए कि यह महत्वपूर्ण है। आत्मा शक्ति कोई और नहीं बल्कि आत्मा के सार से पैदा होने वाली ऊर्जा का प्रकार है। जितना अधिक व्यक्ति अपनी आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन को बढ़ाता है, उतना ही उस व्यक्ति की आत्मा शक्ति में सुधार होता है और वह मजबूत होती जाती है। इसके बाद क्लेयर ने कुछ मिनट पहले हुई घटनाओं की श्रृंखला के बारे में बताया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे को अपने पिछले जीवन की यादें मिल गई हैं?
लोगन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। मूल रूप से, हाँ, क्लेयर के चेहरे पर एक असहाय भाव था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, हालांकि बहुत अजीब था। लोगन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने डेविस को देखा, लेकिन उसकी नज़र अब बेटे को देखने वाली नहीं थी। उसने अपनी आत्मा से निकलने वाले भारी दबाव को छोड़ दिया। डेविस कांप उठा। उसके पिता की निगाहें तेज थीं और अचानक दबाव ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके गले में दब गई हो, जिससे वह अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। लोगान, क्लेयर ने आगे बढ़ते हुए अपने बच्चे का बचाव किया। चुप रहो, मैं अभी उससे सिर्फ सवाल करना चाहती हूँ। लोगान के हाव भाव स्थिर नहीं थे क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया था। इसने क्लेयर को बहुत हद तक चौंका दिया। तुम कौन हो? लोगान ने गंभीर स्वर में पूछा। डेविस ने अपने हाव भाव में ज्यादा बदलाव किए बिना जवाब दिया। आखिरकार उसे इसकी उम्मीद थी। उसे लगा कि वह भी ऐसा ही करेगा, अपने तरीकों से जो भी संदेह था उसकी पुष्टि करेगा। झूठ। तुम क्या चाहते हो? पिताजी, मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूं। डेविस की आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। वह किसी चीज के पीछे नहीं था और उसका अविकसित शरीर उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहा था, क्योंकि उसे उस व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से फटकारा गया था और उस पर आरोप लगाया गया था जिसे वह पिता के रूप में पहचानता था। मुझे पिता मत कहो। लोगन के चेहरे पर भारी भाव थे। पिताजी, कृपया, डेविस ने बड़बड़ाया। वह उन तीनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव था। उसे लगा कि वह अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्लेयर ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ चिल्लाया। लोगन ने आह भरी और अपना दबाव वापस लिया और अपनी नज़रें वापस खींच लीं। उसने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी नज़र फिर से वैसी ही थी जैसी कोई अपने बेटे को देखता है। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम नश्वर हो या कोई उच्चतर अस्तित्व, जैसे कि एक साधक या उससे भी उच्चतर। मैं नश्वर हूँ। एक पल की चुप्पी के बाद डेविस ने अपनी नज़रें हटाए बिना जवाब देने का फैसला किया। उसकी नज़रें बिना किसी बुरे इरादे के शुद्ध चमक रही थीं। लोगन डेविस की आत्मा के उतार चढ़ाव को उसके शब्दों के पीछे की भावना के साथ महसूस कर सकता था। अगर वह झूठ बोलता तो उसे इसके बारे में पता चल जाता। उसकी आत्मा में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए वह कम से कम इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। शायद केवल अनुभवी झूठ बोलने वाले ही अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन वह अपने बेटे को उनमें से एक के रूप में नहीं देखना चाहता था। लोगन ने राहत की सांस ली। उसने डेविस को अपनी बाहों में ले लिया और फुसफुसाया, मुझे खेद है। मैं ये केवल हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कर सकता था। डेविस ने अपना सिर हिलाया, इसे दिल पर नहीं लिया। वह जानता था कि उसके पिता ने पारिवारिक सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई की और अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए। वह जानता था कि उसके पिता का अतीत बेहद जटिल और यहाँ तक कि भारी था। क्लेयर उनके पास चली गई क्योंकि वह खुश महसूस कर रही थी। फिर परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया, शायद अपनी असुरक्षाओं के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उनका गले लगना दिल को छूने वाला था और यह सबसे अच्छा आराम था जो उन्हें अब अनुभव हो सकता था। पति, तुमने अपनी शरारत को बहुत आगे बढ़ा दिया, क्लेयर ने लोगन को चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह भारी और अजीब माहौल को कम करने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है, मुझे खेद है। लोगन ने शर्मनाक लेकिन महत्वपूर्ण विषय को वहीं खत्म करने का फैसला किया। इस दुनिया में इतने सारे मिथक थे कि वह अपने बेटे की असामान्यता को अनदेखा नहीं कर सकता था। जहां तक उसे पता था, कोई भी व्यक्ति 3 साल की उम्र में नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ था, और वह भी बिना रिवॉल्विंग कोर स्टेज में प्रवेश किए। उसे लगा कि उसका बेटा इस दुनिया में एक बिल्कुल ही असामान्य व्यक्ति है। इसलिए वह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका बेटा, जो अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से हासिल करने लगा था, उसके लिए कोई खतरा न हो। ईमानदारी से, उसे नहीं पता था कि अब अपने बेटे का सामना कैसे करना है। उसे अपने बेटे को उठाने में भी अजीब लगा। उसे लगा कि उसका बेटा कभी बूढ़ा हो सकता था। लेकिन जब उसने अपने बेटे के चेहरे और आंखों को देखा, जो उसके बहुत समान थे और उसकी मां के सुनहरे बाल थे, तो उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था कि डेविस उसका बेटा था, उनका बेटा। इसके अलावा उसने अपने बेटे की वापसी के बाद ब्लडलाइन चैम्बर में पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। डेविस अचानक थोड़ा हंसा, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि अब आगे क्या होने वाला है। हा हा हा, वे तीनों एक साथ हंसे जैसे कि वे एक साधारण परिवार हों, लेकिन उनकी हंसी ने वास्तव में उनकी वर्तमान अजीब स्थिति को शांत किया। डेविस को एक ही समय में आंसू बहाने में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह बच्चे के अविकसित शरीर के कारण था। ये समझ में आता है क्योंकि उसने बच्चे की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नहीं समझा था। जब मैं पृथ्वी पर था तो आखिरी बार कब रोया था? 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसने सोचा। हालांकि उसे ये सच न बताने का अपराधबोध महसूस हुआ कि उसने उनके बेटे को मार दिया है, लेकिन वह तब तक खुश था जब तक उन्हें लगता है कि उनके बेटे के अंदर एक और डेविस है।
इससे उसे इस मामले को पूरी तरह से छिपाने के लिए जो अपराध बोध था उसे दूर करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने उसकी स्थिति को गलत समझा, लेकिन यह उस हिस्से को छोड़कर जो उन्होंने समझा था उसके समान था जहां उन्हें नहीं पता था कि उसने गलती से उनके बच्चे को मार दिया था या उसे अपने कब्जे में ले लिया था। असल में वह इस यथास्थिति को बनाए रखना चाहता था। क्लेयर के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए, मानो वह अब और नहीं रोक सकती। वह जल्दी से शौचालय में चली गई और उसने अपना मुंह अपनी हथेली से छिपा लिया। माँ, क्लेयर, दोनों चिंता में चिल्लाने लगीं। बाथरूम के अंदर से उल्टी की आवाज़ें आ रही थीं और कुछ देर बाद क्लेयर शर्मीले भाव के साथ बाहर आए। लगता है मैं गर्भवती हूँ। अध्याय 8, लालसा। अच्छा, लोगन ने खुशी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद वह उत्साह में कांप रहा था। आह, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भाई या बहन मिलने वाली है? डेविस के जीवन में कभी कोई भाई बहन नहीं था, कम से कम उसके ज्ञान के अनुसार। वह एक अनाथ था। वह अचंभित और उलझन में था, लेकिन साथ ही जब उसने ये सुना तो वह खुश भी हुआ। क्लेयर को पता था कि वह लंबे समय के बाद लोगन के साथ सोते ही गर्भ में आ गई थी, लेकिन उसने इसे उससे छिपाया क्योंकि वह इसे गुप्त रखना चाहती थी, एक आश्चर्य के रूप में। वह नहीं जानती थी कि उसका नया बच्चा लड़का है या लड़की, लेकिन अपनी इंद्रियों से वह कुछ हफ्तों के भीतर बता पाएगी, लेकिन वह प्रसव के समय तक किसी को भी यह आश्चर्य नहीं बताने देगी या खुद से नहीं बताएगी। ये गर्भावस्था में उन खुशियों में से एक थी जिसे वह अनुभव करना चाहती थी, एक ऐसा एहसास जो केवल उसके और अन्य महिलाओं के लिए अनूठा है। वह शौचालय से बाहर आते समय उनके पास पहुंची, फिर भी अचानक वह गिर पड़ी। माँ, तारान कन्हूश, क्लेयर, लोगन ने तेजी से आगे बढ़कर उसे जमीन पर गिरने से बचाया। डेविस ये भी नहीं देख पाया कि उसके पिता कैसे आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह गायब हो गए हों और अपनी माँ के पास दिखाई दिए हों। उसे अपने पिता की वीरता से थोड़ा झटका लगा। सम्राट के रूप में उनकी उपाधि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। उसने सोचा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस चक्कर आ रहा है। क्लेयर ने अपनी गोरी भौहों को सिकुड़ते हुए समझाया। बस तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, क्लेयर। लोगन की आंखों में चिंता के भाव थे, लेकिन उसके हाव भाव और लहजे में काफ़ी कठोरता थी। उसने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, डेविस, तुम्हारी माँ को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, डेविस ने काफ़ी तेज़ी से कहा और अपना सिर हिलाया। महिलाएं गर्भवती होने पर काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, भले ही उनमें शक्तिशाली साधना हो। यह एक सर्वविदित तथ्य था, लेकिन डेविस को इसके बारे में पता नहीं था। चूंकि यह गर्भावस्था का पहला संकेत था, क्लेयर को उसी समय काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ महसूस हुआ। महल की नौकरानियों के पास ये जानने या भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि क्लेयर ज़्यादातर समय डेविस के साथ रहती थी और डेविस के सो जाने के बाद ही रात में लोगान से मिलने जाती थी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेविस। माँ जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, क्लेयर ने उसे दिलासा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए उसका प्यार असीम था, भले ही उसे अपनी पिछली यादें वापस मिल गई हो या नहीं। मैं इंतज़ार करूंगी, माँ, डेविस ने फिर सिर हिलाया। डेविस ने फिर उन्हें अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते देखा। उसने उनकी पीठ देखी क्योंकि वे उसकी नज़रों से ओझल हो गए और उसे अकेला छोड़ गए। डेविस अस्पष्ट रूप से लेकिन धीरे से हंसा, हा हा हा। मुझे इस दुनिया में कुछ प्यार करने वाले माता पिता मिले और उसके ऊपर मुझे एक छोटा भाई बहन भी मिलने वाला है। ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहूँ तो भी नहीं पा सकता। मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं इस प्यारे परिवार को तोड़ने के लिए कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। डेविस ने भविष्य के बारे में सोचते हुए आह भरी। मम्मा, यह क्या है? अचानक डेविस को लगा कि अब वह उस काली किताब तक पहुंच सकता है जो उसकी आत्मा में उतर गई थी। उसके पास अतीत में उसे धकेलने का कोई तरीका नहीं था, जिससे वह असहाय हो गया था, लेकिन अब क्या यह उसके तथाकथित नवजात आत्मा चरण में प्रवेश करने के कारण था? क्या मुझे इसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए? डेविस को प्रलोभन महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे इंपीरियल कैसल में रहते हुए कुछ भी संदिग्ध नहीं करना चाहिए। पिता ने यहाँ किसी तरह की बाधा स्थापित की है, इसलिए शायद वह या अन्य लोग इस जगह की निगरानी कर सकें। डेविस को यह नहीं पता था कि अध्ययन में पहले से ही एक बाधा थी, एक रक्षात्मक संरचना जो हमलों से बचाव के लिए सामान्य रूप से स्थापित की जाती है। ये सिर्फ इतना है कि लोगन ने उससे भी अधिक मजबूत बाधा स्थापित की थी, जो किसी व्यक्ति की साधना की आवाज़ और उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए उपयोगी थी। इसके अलावा डेविस को यह नहीं पता था कि हमेशा गुप्त रूप से उसकी रक्षा करने वाले छिपे हुए विशेषज्ञ मौजूद थे। महारानी के क्वार्टर में महारानी का कमरा। लोगन ने क्लेयर को उसके बिस्तर पर आराम करने दिया। उसने अपनी आंखों में एक कोमल चमक के साथ उसे देखा। क्लेयर ने उसे प्यार और कोमलता से देखा। ये दोनों एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे जब वे मिले, लड़े, अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे से प्यार किया, और अंत में विद्रोह से पहले वे एक हो गए।
उनकी कहानी शायद सबसे ज्यादा थी इस दुनिया में पारलौकिक व्यक्ति तब से है जब वे बहुत दूर थे। विद्रोह के दौरान भले ही क्लेयर ने डेविस को खोने का दोष उस पर डालने के कारण 3 साल तक लोगन को नज़रअंदाज किया था, लेकिन उसे उसके अलावा किसी और महिला में दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरी तरह से मोहित था और उससे बहुत प्यार करता था। सम्राट के रूप में अपनी स्थिति के साथ अगर वह चाहता तो सैकड़ों रखेले रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, यहाँ तक कि उसने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा भी कर दी कि जो कोई भी उसे किसी दूसरी महिला से शादी करने के लिए मजबूर करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, और वास्तव में ऐसे मामले भी थे। क्लेयर ने इसे अपनी आंखों से देखा। लोगान, डेविस हमारा बेटा है, क्लेयर ने अचानक कहा और उसके चेहरे पर चिंता की अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझे पता है, लोगान ने गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी हो, उसके पिछले जन्म की यादें हो या न हो, वह अभी भी हमारा बेटा है, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। क्लेयर भ्रमित हो गई। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या होगा अगर वह अपने पिछले जन्म में एक दुष्ट व्यक्ति था? लोगान ने अपने होठों के कोने को असहाय भाव में हिलाया। वह नहीं है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरा बेटा अपने पिछले जन्म में भी दुष्ट हो, क्लेयर ने जिद्दी नज़र से जवाब दिया। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था, लोगान ने शांति से समझाया। लोरेट परिवार शांति और सम्मान को बहुत महत्व देता है और बुरे और घृणित काम करने के लिए किसी भी हद तक नहीं गिरेगा। लोरेट साम्राज्य ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट का एकमात्र साम्राज्य था जिसने अन्य साम्राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया। इसके आसपास के साम्राज्य युद्ध की स्थिति में थे और इसीलिए आंतरिक अशांति के दौरान इस पर अन्य साम्राज्यों द्वारा हमला नहीं किया गया। हालांकि इसके शांतिपूर्ण समय ने कुछ पीठ में छुरा घोंपने वालों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन ये हमेशा की तरह शक्तिशाली बना हुआ था। लेकिन इसने अपनी रक्षा में ढिलाई बरती। विद्रोह का कारण एक अवसर की तरह था। पिछले सम्राट लोगान के शाही पिता की मृत्यु पूरे शाही परिवार की हत्या और नरसंहार करने का एक समय पर अवसर साबित हुई। लोगान को छोड़कर राजधानी में मौजूद शाही परिवार के लगभग सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई। जो लोग बाहर थे उन पर भी नज़र रखी गई और उनका शिकार किया गया। इसीलिए लोगान ने अपने इकलौते बेटे को तुरंत दूर भेजने का फैसला किया और यह काम रेनोलन को सौंप दिया, जो उनके शिविर में मौजूद एक कुलीन परिवार का अगला मुखिया था। लोरेट साम्राज्य में कुल मिलाकर 8 कुलीन परिवार थे। केवल 2 कुलीन परिवारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जबकि अन्य 6 कुलीन परिवारों ने शाही परिवार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से सेना में शामिल हो गए। इसके बाद 2 कुलीन परिवार विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए शाही परिवार के शिविर में शामिल हो गए। इन 2 कुलीन परिवारों को नोलन परिवार और कॉल्डन परिवार कहा जाता था। बेशक विद्रोह के अंत में 6 कुलीन परिवारों को या तो लोरेट साम्राज्य की सेना ने नष्ट कर दिया या 6 परिवारों के उच्च अधिकारियों की हत्या के बाद पूरी तरह से निष्पादन के लिए स्थापित एक विशेष जेल में बंद कर दिया। केवल 2 कुलीन परिवारों फॉनवेन परिवार और हॉकवुड परिवार के मुखिया गंभीर चोटों के साथ भागने में सफल रहे। क्लेयर को आराम करने के लिए कहकर वह क्लेयर के कमरे से बाहर निकल गया और गर्भावस्था की बात की घोषणा करने के लिए सिंहासन कक्ष में चला गया। उसके विषयों ने उसे बधाई दी और उसकी प्रशंसा की। उसे थोड़ा अजीब लगा। भले ही वह सम्राट था, लेकिन उसे सम्राट बनने की शिक्षा नहीं मिली थी क्योंकि वह सिंहासन के लिए 5वां था, अतीत में 5वां राजकुमार। वह स्वतंत्र और अनियंत्रित रहना पसंद करता था, लेकिन उसके पास सम्राट बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ये पद केवल इसलिए ले सकता था क्योंकि राजधानी में उसका परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। केवल उसके 7वें और 8वें भाई जीवित थे और कहीं बाहर, शायद किसी खतरे के क्षेत्र में रोमांच का अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसके पास उनसे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। शायद वे अपनी लाशों के बिना ही अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसे मामले भी असामान्य नहीं थे, लेकिन उसकी जांच से विद्रोही कुलीन परिवारों को उसके इन 2 भाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ उम्मीद थी। लोगन ने इस आंतरिक युद्ध में बहुत कुछ खो दिया था और वह इसके लिए 6 कुलीन परिवारों से पूरी तरह से नफरत करता था। वह चाहता था कि वह फॉनवेन परिवार और हॉकवुड परिवार के 2 प्रमुखों को ढूंढकर मार सके जो बच गए थे। उसका एकमात्र सहारा उसकी पत्नी क्लेयर थी। फिर उसका बेटा डेविस उसका वारिस बन गया, लेकिन अब वह अपने बेटे से खुद को दूर महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उन तीनों के बीच भी चीजें अजीब हो गई थीं। इसलिए उसे यह हास्यास्पद लग रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं उसे लगा कि उसे ये सब ठीक करना चाहिए। इसलिए रात को बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने बेटे डेविस से मिलने का फैसला किया। डेविस अध्ययन कक्ष में था। वह अभी भी इस दुनिया के बारे में जानने के मूड में था और इसलिए उसकी नज़र यहाँ बुकशेल्फ में रखी कई किताबों में से एक पर केंद्रित थी। बच्चे के शरीर ने उसे बहुत प्रभावित किया था और वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही उसे पहले पारिवारिक प्यार की चाहत रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अब भी इसकी ज़रूरत है। लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से अपने पास मौजूद बच्चे के शरीर के जरिए एक प्यार भरा परिवार मिला और उसने कसम भी खाई कि वह अपना हिस्सा जिएगा।
उसे लगा कि उसे इस परिवार को निराश नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने पास मौजूद बच्चे की खातिर तो नहीं। हालांकि आखिरकार उसका अपना दृढ़ संकल्प था, या कोई यह कह सकता है कि उसने पहले की घटना के बारे में सोचने के बजाय अपना ध्यान दूसरे मामलों पर केंद्रित किया। तारांकन दस्तक। डेविस। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ये कठोर नहीं बल्कि संकोची लग रही थी। हम, पिताजी। डेविस पीछे मुड़ा और खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उलझन में पड़ गया कि उसके पिता इस समय क्यों आ रहे हैं, लेकिन पहले की घटना ने उसे जल्दी ही एहसास करा दिया। लोगन ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही उसने चारों ओर देखा। वहाँ ढेर सारी किताबें थीं, जो किताबों की अलमारियों पर कतारों में रखी हुई थीं। तुम अभी भी इस समय पढ़ाई कर रहे हो? लोगन को एक विषय मिल गया जिस पर वह शुरू कर सकता था। महम। डेविस ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, क्या तुम ठीक हो? महम। डेविस ने फिर सिर हिलाया। कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन यह महसूस करते हुए कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, लोगन को और भी असहज महसूस हुआ। फिर उसने सीधे बात करने का फैसला किया। डेविस, इस मामले के बारे में क्या मैं बोल सकता हूँ? डेविस ने अचानक बीच में टोका। लोगन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, आगे बढ़ो। डेविस ने अपने होंठ हिलाने से पहले एक गहरी सांस ली। पिताजी, ये सच है कि मैं अपना आप हूँ, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदलेगा कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरे पिछले जन्म में मेरे कोई माता पिता या भाई बहन नहीं थे। मैं बस एक अनाथ था। मैंने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिना किसी पारिवारिक प्रेम के जिया है। उस जीवन में मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था और मैं अकेले ही एकांत में रहता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं, तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ दूंगा। अनजाने में उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन ये सिर्फ बस इतना ही है, क्या मैं भी इस परिवार का हिस्सा हो सकता हूं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जबकि उसकी नज़र पारिवारिक प्रेम की लालसा से भरी हुई थी। लोगन ने घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे के कंधों को थामा। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, उसकी आंखें भविष्य के लिए संकल्प और प्रतिबद्धता से भरी हुई थीं। अध्याय 9। पहली राजकुमारी। अगले दिन। माँ। डेविस। क्लेयर ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उसका चेहरा स्नेह से भर गया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह कुछ समय के लिए उसे नहीं देख पाएगी क्योंकि पिछली घटना काफ़ी मजबूरी भरी लग रही थी। डेविस ने अपनी माँ से मिलने के लिए अपने पिता से अनुमति प्राप्त की। हालांकि अब सब कुछ ठीक था, लेकिन दिल के मामलों को समझना मुश्किल है। उसके पिता के लिए यथास्थिति को तुरंत स्वीकार करना मुश्किल था। जहां तक डेविस को पूरे दिल से स्वीकार करने का सवाल है, तो ये तो समय ही बताएगा। माँ, आप कैसी हैं? ये देखकर कि क्लेयर उसे देखकर वास्तव में खुश थी, उसे पता था कि उसके लिए फिर से एक बच्चे की तरह व्यवहार करना ठीक है। हालांकि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि उसे ऐसा ही होना चाहिए और चरित्र से हटकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। 3 साल के बच्चे की छवि जो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो, उसे और भी शर्मिंदा करेगी और वास्तविकता में ये बहुत बेमेल होगा। डेविस, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चुंबन दूंगी। क्लेयर ने इशारा किया। डेविस क्लेयर के करीब गया और उसके माथे पर एक चुंबन मिला। उसे आगे एहसास हुआ कि पिछली घटना ने उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव पैदा नहीं किया था। शायद वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उनके बीच कोई मतभेद न आए। डेविस को ये देखकर कि वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा उसने उसके साथ किया था, ये जानने से पहले कि उसे अपनी पिछली यादें प्राप्त हो गई हैं, डेविस अंदर से खुश हो गया। उसके बाद डेविस ने अपनी माँ से अपने पिता के साथ हुई घटना के बारे में बात की। यह अच्छा है कि तुम दोनों ने इस बारे में बात की, डेविस। माँ केवल कुछ महीनों के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें एक ताबीज देती हूँ। यह क्या है? ताबीज चमकीले बैंगनी रंग का था, जो रत्न की तरह चमक रहा था। यह एक ऐसा सहायक उपकरण है जो आपकी आत्मा को गढ़ने वाली साधना को छिपाने में सक्षम है, इसे हमेशा अपने साथ रखें। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। डेविस बहुत भावुक हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि कल उसकी माँ ने उसे धोखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से अपनी आत्मा निर्माण की साधना को छिपाने के लिए इस ताबीज का इस्तेमाल कर सकता था। उसने उससे बदला लेने के लिए उसके साथ एक छोटा सा मजाक करने का फैसला किया। हे माँ, क्या मैं एक छोटा राक्षस बन रहा हूँ? छोटा राक्षस? क्लेयर कुछ पल के लिए भ्रमित हो गई, फिर उसे एहसास हुआ। तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हारा छोटा भाई एक राक्षस है? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए नकली गुस्से से भरा चेहरा बनाया। डेविस तुरंत हवा में उड़ गया और तैरने लगा। वाह! क्या, माँ? वह हवा में संघर्ष कर रहा था। अब जब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है क्योंकि तुम हमेशा समय से बहुत पहले ही असाइनमेंट पूरा कर लेते हो, यह मेरे लिए तुम्हें सबक सिखाने का एक अच्छा अवसर है, क्लेयर ने चिढ़ाते हुए कहा। डेविस को एहसास हुआ कि क्लेयर इस अवसर का उपयोग शायद उसके करीब होने के लिए कर रही थी।
उसके होंठ ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक प्यारा लेकिन दयनीय भाव उभरा, जिसने तुरंत क्लेयर को कोई भी सजा देने से हिचकाया। उसने डेविस को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलते हुए उसे अपने करीब आने को कहा। डेविस को तुरंत लगा कि उसका अभिनय काम कर गया। जब वह करीब आया तो क्लेयर ने उसे झुका दिया। माँ! तारानकन थप्पड़! आह! डेविस दर्द और सदमे में चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मासूम बनकर इससे बाहर निकल सकते हो? क्लेयर ने हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। तारानकन थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़! डेविस के छोटे से नितंब पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि उसके छोटे से लबादे के पीछे का हिस्सा लाल हो गया। वे थप्पड़ वाकई दर्दनाक थे लेकिन सहनीय थे। अरे, मैंने लैंडमाइन पर पैर रख दिया। डेविस ने सोचा, अब उसे पता चल गया था कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। उसके साथ एक बुरा मजाक करना उसके लिए उल्टा पड़ गया था। यह उसकी ओर से एक गलत अनुमान था। डेविस, जिसने क्लेयर के स्नेही पक्ष को ही देखा था, उसका डरावना पक्ष नहीं देख पाया। भगवान के लिए वह अभी भी महारानी है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, डेविस ने नकली माफ़ी मांगते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें ये पहले ही कह देना चाहिए था। क्लेयर ने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ मुस्कुराहट बिखेरी और फिर हंस पड़ी। लगता है मुझे तुम्हें शिष्टाचार भी सिखाना होगा, तुम शरारती बच्चे। मैं सुनता हूँ और मानता हूँ, महाराज, डेविस ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ मजाक करना आता है। क्लेयर ने डेविस को फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश की। डेविस तुरंत उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करता हुआ भाग गया। हाँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, वापस आओ। क्लेयर ने देखा कि उसका छोटा कद उसकी नज़रों से ओझल हो गया और फिर एक मुस्कान अनजाने में उसके चेहरे पर चमक उठी। 3 महीने बीत गए। क्लेयर और डेविस के लिए हर दिन खुशी से भरा था। उसने न केवल उसे इस दुनिया के बारे में और अधिक सिखाया, बल्कि वह उसके साथ 3 महीने तक खेली और पढ़ाई भी की। फिर डेविस को कई शिक्षक नियुक्त किए गए, जिन्होंने फिर सभी ने उसे लगन से पढ़ाया। बहुत से योग्य शाही शिक्षक नहीं थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश शाही परिवार के साथ मारे गए थे या विद्रोहियों का पक्ष लेने के लिए मारे गए थे। इसलिए उनमें से अधिकांश नए शिक्षक थे जो इतिहास, भूगोल और खेती की दुनिया से संबंधित अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते थे। क्लेयर को आधिकारिक तौर पर सम्राट द्वारा शेष 6 महीनों के लिए आराम करने का आदेश दिया गया था। बेशक, जब भी डेविस के पास समय होता, वह लगभग हर दिन अपनी माँ से मिलने जाता था। डेविस को अपनी माँ और पिता को छोड़कर सभी के सामने एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की ज़रूरत थी। उसके पिता और माँ ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। वास्तव में, वे उसके पीछे हंसे भी। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके अभिनय कौशल काफ़ी बेहतरीन थे। 6 महीने बीत गए। लोगन अपने चेहरे पर एक कठोर भाव के साथ इधर उधर घूम रहा था। हालांकि क्लेयर को कुछ नहीं होगा, लेकिन डेविस जैसे राक्षस के जन्म के बाद उसे अब यकीन नहीं था। वह अनजाने में सभी संभावित सबसे खराब परिदृश्यों के बारे में सोचने लगा। पिताजी! डेविस, जो उसके बगल में था, चिल्लाया। चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। डेविस अपने पिता की तुलना में काफ़ी शांत था। महीनों तक इस शरीर में रहने के बाद वह इसका आदी हो गया था और अपनी नसों और अनियंत्रित भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले आया था। कम से कम उसे लगा कि वह इसे अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा। महम! लोगन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अपने सिर से अपनी घबराहट को बाहर नहीं निकाल पाया। अचानक पीड़ा भरी चीख और भारी सांसें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्लेयर! लोगन जल्दी से महारानी के कमरे में चला गया। डेविस भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। उनके बगल में और भी लोग थे, लेकिन किसी ने उनके पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। कमरे के अंदर क्लेयर एक नवजात शिशु को पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर चमक थी। वह एक परी की तरह लग रही थी और उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को चमक से भर दिया। डेविस का ध्यान नवागंतुक पर था, जबकि लोगन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। लोगन उसके बगल में गया और अपना ध्यान बच्चे पर लगाया। यह एक लड़की है, क्लेयर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्लेयर जानती थी कि उसे एक लड़की होगी, लेकिन उसने यह बात सभी से छिपाए। उसने डेविस की ओर देखा और कहा, डेविस, अब तुम बड़े भाई हो। मेरी बहन। डेविस अपनी बहन के जन्म की संभावना से अचंभित था, हालांकि वह जानता था कि सामान्य जन्म दर के कारण यह अंततः होगा। ये दुनिया आधुनिक दुनिया की तरह नहीं थी और लोग शायद ही कभी एक बच्चे के साथ रुकते थे, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि संभावनाएं कम थीं। किसी वारिस के मरने की संभावना कई कारणों से बहुत ज़्यादा है, जिनमें से ज़्यादातर हिंसक संघर्ष से उपजी हैं। लोगन ने क्लेयर से बच्चे को अपने हाथ में लिया। उसने उसके छोटे भावहीन लेकिन प्यारे चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखा। क्लेयर, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, एक परी। क्या हमने तय नहीं किया था कि अगर बच्ची होती तो मैं उसका नाम रखती? क्लेयर ने पूछा और हंस पड़ी। हाँ, हालांकि मैं चाहती थी। लोगन के चेहरे पर असंतोष भरा हुआ था और वह बुदबुदाया, अरे
हमारी छोटी राजकुमारी का नाम क्लारा लोरेट होगा। क्लारा लोरेट, अच्छा नाम है। लोगन इस नाम से थोड़ा खुश हुआ क्योंकि यह क्लेयर जैसा लग रहा था, जबकि डेविस अपने मन में नाम बुदबुदाता रहा। इक्वल्स 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 इक्वल्स। एक साल बीत गया। इस दौरान डेविस ने खेती के बारे में सीखना शुरू किया। वह एक और साल बीतने का इंतजार कर रहा था ताकि वह खेती शुरू कर सके। इस दुनिया में बच्चे 5 साल की उम्र से ही साधना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे के शरीर के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में साधना करना शुरू कर देते हैं और कुछ 8 या 10 साल की उम्र में। डेविस, क्लेयर ने उसे पुकारा। माँ। डेविस कैसल लाइब्रेरी में साधना के बारे में किताबें पढ़ रहा था। डेविस, मुझे खुद ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक सक्षम प्रतिभाशाली व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किसी के पास रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले सोल्फोजिंग कल्टीवेशन की खेती करने का कोई तरीका नहीं है। कम से कम मेरी जानकारी में मैंने ऐसे पात्रों के बारे में कभी नहीं सुना है। हाँ, आपने पहले भी मुझसे इसका जिक्र किया था, माँ। डेविस ने तुरंत जवाब दिया। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और फिर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान प्रकट की। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस महाद्वीप में एकमात्र साम्राज्य हैं जो सोल्फोजिंग कल्टीवेशन में माहिर हैं। सच में? डेविस ने उत्साह में पूछा। अन्य संप्रदायों, कुलों, विभिन्न परिवारों के पास भी सोल्फोजिंग कल्टीवेशन मैनुअल हैं, लेकिन वे हमारे मुकाबले नहीं हैं। ये बहुत बढ़िया है। डेविस के चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति थी। तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तुलना में सोल्फोजिंग कल्टीवेशन में तेजी से और जल्दी आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। क्लेयर ने ऐसा देखा जैसे वह अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालने जा रहा था। तीनों साधना प्रणालियों में से आत्मा निर्माण साधना सबसे कठिन है। इस तथ्य पर बहस करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले नवजात आत्मा चरण प्राप्त कर लिया है। हमारे महाद्वीप में आत्मा निर्माण साधना मैनुअल केवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद ही विकसित किए जा सकते हैं। उस अवस्था में आप आत्मा निर्माण साधना के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। यदि आप हमारी आत्मा निर्माण साधना मैनुअल के साथ 1 वर्ष के बाद अपनी आत्मा की साधना नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर से इसमें प्रशिक्षण लेने से पहले रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचना होगा, जिससे आपकी साधना की गति किसी भी शाही परिवार के बच्चों के समान हो जाएगी। क्लेयर ने पहले अपने अहंकार को कम करने का फैसला किया, इसलिए उसने समझाया। क्या बकवास है। डेविस अवाक रह गया। मेरी प्रतिभा का इतिहास बेकार चला गया। उसकी नवजात आत्मा अवस्था की साधना तब तक बेकार साबित हुई जब तक कि वह साधना करके रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक नहीं पहुंच गया और अपनी इंद्रियों को मजबूत नहीं बना सका। अध्याय 10, साधना तकनीकें। मुझे खेद है, डेविस, लेकिन मेरे पास आपको आत्मा निर्माण साधना सिखाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमारा शुरुआती बिंदु अलग अलग है। अगर आप रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर होते तो मैं आपकी मदद कर सकती थी। हालांकि आपको रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचे बिना अपनी आत्मा की साधना करने के तरीके को सीखने के लिए अपनी समझ पर निर्भर रहना होगा। क्लेयर ने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ कहा। मैं समझती हूँ, माँ। डेविस समझ गया कि लगभग सभी लोग बिना किसी साधना के आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। उसे यकीन था कि वह आधिकारिक तौर पर अपनी आत्मा की साधना शुरू करने से पहले बस कुछ अतिरिक्त कदम उठाएगा और कुछ बिंदुओं पर ठोकर खाएगा। माँ, मुझे अब हमारे परिवार की एक नवजात आत्मा चरण आत्मा निर्माण साधना मैनुअल चाहिए। डेविस को पता था कि उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा की तरह अनुमति की आवश्यकता थी। डेविस, तुम्हें 5 साल की उम्र तक साधना करने की अनुमति नहीं है। क्लेयर ने अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ चेतावनी दी। मुझे पता है, माँ। मैं सिर्फ रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचे बिना खेती करने का तरीका खोजने के लिए मैनुअल सीखना चाहती हूं और मैं वादा करती हूं कि मैं 5 साल की होने तक खेती नहीं करूंगी। क्लेयर सोच में पड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करूंगी। फिर मैं बाद में क्लारा के साथ खेलने आऊंगी। डेविस ने उत्साह से कहा। बेशक, हालांकि क्लारा को तुम मुझसे ज्यादा पसंद हो। तुमने उसके साथ किस तरह की चालें चलीं? क्लेयर ने नकली गुस्से से भरे भाव के साथ पूछा। गुप्त। डेविस मुस्कुराया और भाग गया। इक्वल्स 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 इक्वल्स। 6 महीने बीत गए। अपने पिता से अनुमति प्राप्त करने के बाद उसने कई नवजात आत्मा चरण आत्मा फोर्जिंग खेती मैनुअल सीखे और उनका अनुमान लगाया। डेविस ने आत्मा की साधना करने का तरीका खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। लोगन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें तीनों प्रकार की साधना के बारे में सिखाना शुरू किया, खासकर आत्मा निर्माण साधना की मूल बातें। 6 महीने के बाद डेविस ने दृढ़ता से समझ लिया कि जब कोई व्यक्ति रिवॉल्विंग कोर स्टेज पर पहुंचता है तो उसे अपनी आत्मा को सामान्य रूप से कैसे साधना चाहिए, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि बिना उसमें प्रवेश किए कैसे साधना करनी चाहिए। वास्तव में यह एक चमत्कार था कि उसने एक विशिष्ट सोल्फोजिंग कल्टीवेशन मैनुअल में साधना किए बिना ही नवजात आत्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया।
चूंकि डेविस को साधना करने का कोई तरीका नहीं मिल पाया, इसलिए उसने विभिन्न व्यक्तित्वों से घुमा फिराकर पूछने की कोशिश की। शुभ दिन, क्राउन प्रिंस। लाइब्रेरियन ने डेविस को बधाई दी। शुभ दिन, मिस्टर ऑक्सफोर्ड। डेविस ने बधाई दी। मिस्टर ऑक्सफोर्ड रॉयल कैसल के लाइब्रेरियन थे। उनकी लंबाई 181 सेंटीमीटर थी। उनका चेहरा सौम्य और सज्जन था, लेकिन एक नश्वर मानक के अनुसार वे काफ़ी बूढ़े दिखते थे, लगभग 50 वर्ष की आयु के। डेविस को उनकी वास्तविक आयु का पता नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे पूछेंगे तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। हमारा राजकुमार बहुत अध्ययनशील है। आने वाले वर्षों में हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से स्थिर और शक्तिशाली होगा। ऑक्सफोर्ड ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान के साथ प्रशंसा की। धन्यवाद, मिस्टर ऑक्सफोर्ड, डेविस ने मासूम भाव से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? राजकुमार के पास मेरे लिए एक सवाल है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सार संग्रह साधना प्रणाली में किस चरण में हैं? डेविस ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ पूछा। मैं रिवॉल्विंग कोर स्टेज में हूँ। हालांकि यह आपके प्रतिभाशाली शाही पिता की तुलना में नहीं है, जो विद्रोह समाप्त होने से ठीक पहले हाल ही में कानून बीज चरण में पहुंचे थे। वास्तव में पिता ने कानून बीज चरण प्राप्त कर लिया है। डेविस चकित हो गया। डेविस ने साधना की मूल बातें पढ़ना समाप्त कर दिया, इसलिए वह तीनों साधना प्रणालियों के लिए 5वें चरण तक की साधना चरणों के क्रम को जानता था। हाँ, मिस्टर ऑक्सफोर्ड ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शायद लोरेट साम्राज्य के युवा सम्राट पर गर्व करते हुए। सार संग्रह साधना प्रणाली में कानून बीज चरण 5वां चरण है। संसाधनों और समझ के बिना इसे प्राप्त करना मुश्किल है। महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों के पास ही कानून बीज चरण का पावर हाउस है। लोगान के शाही पिता, पिछले सम्राट, मूल रूप से कानून बीज चरण के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई। फिर मेरे पिता की आत्मा निर्माण साधना के बारे में क्या? ओह, क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में जानने की जल्दी नहीं है? ऑक्सफोर्ड ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन आगे कहा, तुम्हारे पिता युवा आत्मा चरण के शिखर स्तर पर हैं, आत्मा निर्माण साधना का 3रा चरण। इस बीच मैं केवल नवजात आत्मा चरण के शिखर स्तर पर हूँ। ऑक्सफोर्ड ने आह भरी। केवल 3रा चरण, और मिस्टर ऑक्सफोर्ड केवल आत्मा निर्माण साधना में पहले चरण के शिखर तक पहुंचे। डेविस आत्मा निर्माण में उनकी धीमी गति से चौंक गया। युवा आत्मा चरण आत्मा निर्माण साधना का 3रा चरण है। ओह, आत्मा का विकास करना आसान नहीं है मेरे राजकुमार। महामहिम को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है जो आपकी आत्मा को शांत और परिष्कृत करें। इसके अलावा आपको स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को समझने और अगले स्तर और चरण में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक रहस्यों को समझने के लिए प्रतिध्वनित होने की आवश्यकता है। उनके बिना आप केवल घोंघे की गति से धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। आत्मा में प्रशिक्षण। ऑक्सफोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे वह विलाप कर रहा हो कि वह अपनी आत्मा को स्थिर गति से विकसित नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा। डेविस अपना सिर हिलाता रहा और चला गया। डेविस विचलित होकर चला गया, उस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। चाहे वह कैसे भी सोचे, वह अपने वर्तमान ज्ञान के साथ समाधान के बारे में नहीं सोच सका। इसे भूल जाओ, मैं अंततः अपनी आत्मा को शांत करने का एक तरीका खोज लूंगा। डेविस ने कुछ समय के लिए हार मान ली और अपनी माँ और बहन के साथ खेलने चला गया। क्लारा अब 3 से 4 शब्दों के वाक्य बनाने में सक्षम थी। वह खेलने में अपना समय लगाता था, अपनी छोटी बहन का मनोरंजन करता था और उसे गलती से रुला देता था, जिससे क्लेयर उसे इस दुनिया से बाहर कर देती थी। इस उच्च जीवन में जो एक शाही व्यक्ति के जीने के तरीके जैसा नहीं लगता था, वह अपने जीवन में किसी भी बोझ के बिना बेफिक्र होकर रहता था, सिवाय शिक्षकों से शाही नैतिकता और अन्य विषयों को सीखने के। रॉयल कैसल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होने के अलावा वह एक अबाधित, स्वतंत्र आत्मा था जो कहीं भी जा सकता था और किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकता था, जब तक कि वह सम्राट और महारानी न हो। बेशक उन्होंने शायद ही कभी उसकी उपस्थिति को अस्वीकार किया हो जब तक कि उनके पास कोई काम या काम न हो। 8 महीने बाद डेविस अपने 5वें जन्मदिन पर पहुंच गया और आधिकारिक तौर पर खेती करने की स्वतंत्रता प्राप्त की। उसने तीनों खेती प्रणालियों के बारे में और अधिक सीखा और 6 महीने पहले तीनों की खेती नियमावली प्राप्त की। रॉयल लाइब्रेरी से उसने जो 3 खेती नियमावली खरीदी, वे सभी स्काई ग्रेड नियमावली थीं। स्काई ग्रेड नियमावली केवल शाही परिवार के सदस्यों और लोरेट साम्राज्य के लिए लाभकारी शीर्ष उपलब्धियां प्राप्त करने वालों के लिए आरक्षित थी। स्काई ग्रेड खेती तकनीकें इस महाद्वीप पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। वे न केवल दुर्लभ थीं, बल्कि सभी उपलब्ध स्काई ग्रेड नियमावली पहले से ही ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट की शीर्ष शक्तियों के हाथों में हैं। किसी भी मध्यम स्तर की नीलामी ने उनके स्थान पर एक को बेचने की हिम्मत नहीं की, और अधिक से अधिक केवल उच्च स्तरीय शक्तियां ही उन्हें बेचने की हिम्मत करेंगी।
उसने अपने पिता और माँ की मदद से जो खेती नियमावली चुनी, उनके नाम थे तानाशाह शरीर रहस्य, विलुप्त होने वाली बिजली का निर्णय और पवित्र चमक धुंध। टायरेंट बॉडी सीक्रेट्स एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है जो एक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन मैनुअल है। इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत कल्टीवेशन सिस्टम में चरणों के अनुरूप है। पहली परत को पहले चरण में प्रवेश करने पर समझा जाता है, दूसरी परत को दूसरे चरण में प्रवेश करने पर समझा जाता है, और इसी तरह आगे भी। विलुप्ति बिजली निर्णय भी एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है। यह एक सार संग्रह कल्टीवेशन मैनुअल है। इसमें भी 5 परतें हैं। पवित्र चमक धुंध एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल है। यह एक आत्मा टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक है और इसमें भी 5 परतें हैं। इस महाद्वीप में किसी भी शीर्ष शक्ति के पास स्काई ग्रेड सोल कल्टीवेशन तकनीक नहीं है, कम से कम सार्वजनिक रूप से, और केवल लोरेट साम्राज्य के पास इस पर एकाधिकार है। हालांकि अभी भी कुछ शक्तियां थीं जो गुप्त रूप से स्काई ग्रेड सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल रखती थीं, लेकिन एक योग्य उत्तराधिकारी की खेती करने में विफल रहीं। लोरेट एम्पायर के पास 3 स्काई ग्रेड सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन तकनीकें हैं, 2 लो लेवल और 1 मिड लेवल स्काई ग्रेड मैनुअल। अपनी खेती में प्रगति करने के लिए आवश्यक सभी कल्टीवेशन मैनुअल प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें तीनों कल्टीवेशन मनोला के बारे में पढ़ाया, जिससे तीनों कल्टीवेशन सिस्टम के दूसरे चरण तक उनका ज्ञान और बढ़ गया। पिता, मुझे अभी भी यह नहीं पता कि आत्मा की साधना कैसे करनी है। हालांकि डेविस अभी भी उदास था। वह आत्मा निर्माण साधना में दूसरे चरण की मूल बातें समझने में कामयाब रहा था, लेकिन अभी भी ये देखने में असफल रहा कि वह अपनी आत्मा की साधना कैसे कर सकता है। इस पर चिंता मत करो, तुम अभी भी 5 साल के बच्चे हो। भविष्य में कुछ विचारों को आजमाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम अभी अन्य 2 साधना प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। महम, लोगन ने कुछ नोटिस किया और बहुत तेज कदमों से जाने लगा। पिता, तुम कहाँ जा रहे हो? डेविस हैरान हो गया क्योंकि उनकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे लिए सफलता पाने का समय आ गया है, लोगान ने उत्साह से मुस्कुराया।